अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और सलमान भाई क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। इस साल जब नई ऑटो पॉलिसी आई थी और उसके बाद बजट आया था सब्सिक्वेंटली, तो हुआ ये था कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि गाड़ियाँ पाकिस्तान में सस्ती होने जा रही हैं और गाड़ियों की फाइनेंसिंग भी इजी हो जाएगी और मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बूम करेगी। और ऑटो इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि जी बहुत ज़्यादा हमें जो मराहत मिल गई हैं और ऐसी पॉलिसी कभी नहीं आई और हम बहुत अच्छी सेल्स करेंगे। और जिस भी ऑटो मैन्युफैक्चर से बात की, जिस सिलसिले में हम लोगों ने टोयोटा और जो किया है उनके CEO से भी बात की, आप लोगों के लिए इंटरव्यू भी उनका लेकर आए, तो वो दोनों बड़े जो है ना पुरुमीद थे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेके। और पिछले दिनों हमने आपको बताया कि टोयोटा ने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ऑटो पॉलिसी की ही वजह से, जो कि जिसके अंदर आपको हाइब्रिड जो है टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं। और एक तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री चलना भी शुरू हुई, पोस्ट कोविड रिकवरी बहुत तेज़ थी, हम सेल्स फिगर देख रहे थे तमाम कंपनियों के, तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बड़े प्रॉमिसिंग थे इंडस्ट्री के लिए। उसी साइड पे अगर हम दूसरी तरफ कंज्यूमर साइड पे जाएं, तो कंज्यूमर साइड पे हुआ ये कि गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गाड़ियों पे वेट पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये दोनों फोर्सेस मार्केट में साथ साथ चल रही थी। और पाकिस्तान की जो ऑटो मार्केट है वो इतने मज़े की है कि हर रोज़ कोई ना कोई नई न्यूज़ आती है, कोई नया नया जो है ना होता रहता है और हर वीकली में हम आपके लिए कोई ना कोई न्यूज़ लेके आते रहते हैं। बट अभी जो एक कल से न्यूज़ चल रही है जो कि बड़ी एक जो कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी शायद लोगों ने इसके बारे में इतना सोचा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसके जो मुहर्रकात है लोगों के सामने आएंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसीज अनाउंस की हैं कार फाइनेंसिंग से रिलेटेड। सो कोई भी जो आपकी न्यू या यूज इंपोर्टेड गाड़ी है वो कोई भी फाइनेंसिंग नहीं हो सकती, ना ही DFI जो डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि स्टेट बैंक के अंडर आते हैं, जिनमें आपकी मुदारबा कंपनीज वगैरह शामिल हैं, वो नहीं हो सकती। नंबर 2, एक तो पहले गाड़ियों की जो एज, ये तो आ गया इंपोर्टेड गाड़ी के लिए। अब लोकल पे आते हैं। लोकल में आपको बता दूं 1000 सीसी तक का रूल वही है। 1000 सीसी तक की अगर आपने गाड़ी लेनी है तो उसका जो टाइम टेन्योर है और ये सारा कुछ है वैसे रहेगा। लेकिन 1000 सीसी से प्लस अगर आपने लोकल गाड़ी भी लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले जो टेन्योर था वो 7 ईयर्स का था, लीज का, वो 5 साल कर दिया गया। दूसरी चीज़, जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो 15 से 30% कर दी गई है। पहले ये बजट में 15% की थी और लोग बड़े खुश थे कि जी अब लोग आम बंदे की रीच में गाड़ी आ गई है, तो वो 15 से 30% कर दी गई है। एक और चीज़, जब आप गाड़ी या कोई भी चीज़ लोन ले रहे होते हैं तो आपकी जो डेट बर्डन है ना, जब भी आपने कोई भी गाड़ी चीज़ लीज करनी होती है तो उसका बेसिक उन्होंने थंब रूल ये बनाया हुआ था कि जो आपकी किस्त है वो आपकी 50% ऑफ इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब वो 40% कर दिया गया, तो उसके लिए अंदर भी क्राइटेरिया बहुत टाइट कर दिया गया। एक और चीज़, जो आखिरी चीज़ मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक वक्त में किसी भी एक इंडिविजुअल का जो ऑटो लोन से रिलेटेड है ना पोर्टफोलियो, वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होता, बेशक वो 3-4 बैंकों से मिलके क्यों ना ले ले। सो उसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने भी गाड़ी लीज़ करानी है, ख़ासतौर पे अगर बड़ी गाड़ी है, जैसे कि अगर आप फॉर्च्यूनर की बात कर लें, रेवो की बात कर लें, या कोई भी ऐसी गाड़ी जो 50 लाख से ऊपर है, तो उसके लिए उसके पास कम अज़ कम इतने पैसे होने चाहिए कि जो टोटल फाइनेंसिंग मिलनी है उसको 30 लाख की। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो एक रेवो लेता है जो कि 75 लाख रुपए का है अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके पास 30 लाख की फाइनेंसिंग मिलेगी, 45 लाख उसकी जेब में होना चाहिए। इस तरह अगर 1 करोड़ रुपए का फॉर्च्यूनर है तो उसके पास 70 लाख रुपए पहले मौजूद होने चाहिए, सिर्फ 30 लाख रुपए की वो फाइनेंसिंग ले सकता है। तो ये तमाम मैयर जो है ना, इन सबको अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तान में जो ऑटो की डिमांड है ना वो नीचे जाएगी। रीज़न ये है कि अभी अगर पाकिस्तान में 2 लाख गाड़ी बनती है तो अप्रॉक्सीमेटली उसके अंदर से 80 से 90 हज़ार गाड़ी जो है फाइनेंस होती है। और अब जो फाइनेंसिंग रूल टाइट कर दी, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 साल के बजाय 5 साल के लिए गाड़ी लीज होगी, 15% के बजाय 30% डाउन पेमेंट देनी होगी, और टोटल जो है आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा फाइनेंस नहीं करा सकते। और ये इसके अलावा जो पर्सनल लोन आप वैसे लेते हैं गाड़ियों के अलावा, उसका टेन्योर भी 5 से 4 साल कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों अगर आप देखेंगे मिला के, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री, जो कि लोगों का ख्याल था कि जी बहुत ज़्यादा बूम करेगी और डिमांड बहुत क्रिएट होगी बिकॉज लोग फाइनेंसिंग लेंगे और फाइनेंसिंग पे गाड़ी लेना ईजी हो जाएगा, आम आदमी की रीच में भी हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये सारे मैयर से होगा ये कि आपकी जो डिमांड है वो फिर नीचे आ जाएगी। बिकॉज 2 चीज़ें होंगी, एक तो डिमांड नीचे आ जाएगी, दूसरा मार्केट में जो दूसरी मेरे पास आपके लिए खबर है, ये जो ऑन की लानत है, ये जो मैं हमेशा प्रेडिक्ट करता था ख़त्म हो जाएगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। रीज़न ये है कि वो लोग जो गाड़ियाँ बुक कराते थे कि जी हम ऑन पे बेचेंगे, और रेवो करा रहे हैं, फॉर्च्यूनर करा रहे हैं, होंडा करा रहे हैं, टोयोटा करा रहे हैं, कोई भी गाड़ी करा रहे हैं, किया करा रहे हैं,
सो होता ये था कि उनका ख्याल ये था कि एंड पे बहुत कंज्यूमर आएगा और अक्सर लोग फाइनेंसिंग वाले जैसे वो गाड़ी लेके फाइनेंस करा लेते थे। अब फाइनेंसिंग क्योंकि मुश्किल हो जाएगी, लेट्स से अगर पहले 100 में से 100 जो है अगर 50 लोगों को फाइनेंसिंग मिलती थी तो अब वो रह के 25 रह जाएंगे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है मार्केट की गाड़ियों की वो कम होगी, और जो एक्सेस डिमांड वाला फैक्टर था जब वो कम होगा तो ऑन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ये फाइनेंसिंग की जितनी भी आपकी लिमिटेशन है, ये उसमें बड़ा एक और चीज़ लिखी हुई है कि सिर्फ गैसोलीन गाड़ियों के ऊपर एप्लीकेबल हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो कि लोकली प्रोड्यूस्ड हैं वो इससे मुस्तस्ना है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो भी लीज नहीं हो सकती। सो जितनी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑडी और ये ट्रॉन्स वगैरह आ रही थी, या जितनी डिफरेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही थी कि लोग कहते हैं हमें इजी फाइनेंसिंग मिल जाएगी, तो उनके लिए भी बुरी खबर ये है कि वो भी अब फाइनेंस नहीं हो सकती। सो इंपोर्टेड गाड़ी ना यूज ना न्यू कोई भी फाइनेंस नहीं हो सकती, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं जो कि मेड इन पाकिस्तान होंगी वो फाइनेंस हो सकती हैं, और लोकल गाड़ियाँ जो 1000 सीसी तक सेम रहेगी। 1000 से ऊपर वाले का मैंने आपको रूल बता दिया है कि क्या है। तो अगर कोई लोकली प्रोड्यूस गाड़ी है उसके लिए ये 3 मिलियन की लिमिट भी नहीं है, उसके लिए 5 साल की लिमिट भी नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें लोकली इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस गाड़ी के लिए ख़त्म कर दी जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक फाइनेंस के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाऊं, एक बैंकर को बुलाऊं, और फिर हम मिलकर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करें जिससे आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसके जो पॉलिसी आई है इसके क्या मुहर्रकात हैं, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे मार्केट के ऊपर। इसके अलावा जो टीवी के एक प्रोग्राम में मैं देखा था, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो मुल्क का जो बेसिकली करंट डेफिसिट है, जो कि आपकी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट जो हमारा वो बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, तो उसको जो है डेफिसिट को कम करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो पुरतईश अशिया हैं उनकी जो इंपोर्ट को मुश्किल करने लगे हैं। और इसके पुरतईश अशिया में सबसे पहली चीज़ मेरे ज़हन में ये आती है कि पाकिस्तान के उसमें हमेशा सबसे ज़्यादा जो है ना पुरतईश चीज़ गाड़ी को समझा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के अंदर एक मीटिंग हो रही है जिसका एजेंडा बेसिकली ये है कि टेम्परेरी जो प्रपोजल दिए जा रहे हैं, और उसकी रीज़न ये है कि वो इंपोर्ट बिल को कम करना चाहते हैं या डिस्करेज करना चाहते हैं इंपोर्ट को। जो सबसे पहला एजेंडा आइटम है मीटिंग के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इम्पोजिशन ऑफ 50% RD ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनकी 50 किलो वाट से ज़्यादा बैटरी है। अगर आपको याद हो जिस दिन बजट आया था उससे अगले दिन मैंने कहा था कि जो EV पॉलिसी लेकर आए हैं उसमें पाकिस्तान में अंदर बनने वाली CKD गाड़ियों के ऊपर तो ठीक है मराहत देनी चाहिए, लेकिन इंपोर्टेड गाड़ियाँ जिनकी 70 किलो वाट से ऊपर बैटरी है और जो लग्जरी मार्केट में आती हैं जिसमें ई-ट्रॉन्स हैं, टाइकान्स हैं या और इस तरह की गाड़ियाँ शामिल हैं, उनके ऊपर कोई सेंस नहीं बनती थी रिलैक्सेशन देने की, और उसमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो लॉस होगा, और वही रेवेन्यू जो है हम नीचे वाली कैटेगरी की गाड़ियों को पास ऑन कर सकते हैं। तो अब ये एक आई है जो सजेशन है उसके मुताबिक RD लगा दी जाएगी 50% इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो कि 50 किलो वाट बैटरी से ज़्यादा होंगी, और उसका मकसद जो है वो यही है कि ड्यू टू डिक्रीज इन कस्टम ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एकदम शुरू हो गई है। जब कस्टम ड्यूटी कम हुई तो ई-ट्रॉन्स जो हैं वो लोगों ने लेना शुरू कर दी, और उसके बाद से अब इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आना शुरू हो रही हैं, तो अब वो कर रहे हैं। अब अगेन मैं ये सोचता हूँ कि जो भी पॉलिसी बना रहा होता है वो या तो उस टाइम सो रहा होता है या बाद में सो रहा होता है। पहले दिन अगर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी तो उनको क्यों नहीं नज़र आती, और आपने जो पॉलिसी बनाई इलेक्ट्रिक पॉलिसी उसका एम ये था कि जी लोग ज़्यादा गाड़ी इंपोर्ट करें। अब जब ज़्यादा इंपोर्ट करें तो हमें परेशानी हो रही है, तो हमें पहली दफ़ा पॉलिसी बनाते हुए अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। और मैंने तब भी कहा था, आज भी आप बजट वाले दिन से अगले दिन का जो वीकली उठा के देख लें, मैं लिंक भी लगा दूंगा, मैंने उसमें क्लियरली कहा था कि 70 किलो वाट बैटरी से ज़्यादा की गाड़ियों के ऊपर रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ठीक है, ये तो एक अच्छा इकदाम है, सूनर और लेटर करना ही चाहिए था। अगली चीज़ जो है वो RD ऑन व्हीकल, जो हाइब्रिड व्हीकल है उनके ऊपर RD 15% से बढ़ा के जो है वो 15% कर दी गई है। ये बेसिकली एक सजेशन है। तीसरा प्रपोजल जो है वो RD लगाने का है गैसोलीन गाड़ी के ऊपर, जो बाकी आम गाड़ियाँ आपकी इंपोर्ट होती हैं वो 15% से बढ़ा के 50% करने का है। सो इन तीनों पॉइंट्स का बेसिक मकसद जो मुझे समझ आ रहा है, जो इंपोर्ट को मुश्किल किया जाए या इंपोर्टेड गाड़ी को डिस्करेज किया जाए। RD लगाने से जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे होगी, उसके बाद हाइब्रिड गाड़ियों पे होगी, और अक्रॉस द बोर्ड जो भी आपकी गैसोलीन गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर 15% से 50% कर दी गई है। आखिरी चीज़ जो है वो ये कि जी FED ऑन जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ 1500 सीसी से ऊपर उनको 5% से बढ़ा के 10% कर दिया जाए। अब ये जो है इसमें अगेन ये अजीब सी बात ये है कि जब बजट आया था तब ये बात हुई थी कि जी FED कम करके आवाम को फ़ायदा दिया जा रहा है, एंड अगेन तब भी मैंने कहा था कि आपको अगर आवाम को फ़ायदा देना है तो जो 1500 से नीचे वाली गाड़ियाँ हैं सिर्फ उन पे आप FED कम करें, ऊपर वाली पे ना करें। खैर कम की गई थी, अब ये प्रपोजल आ रहा है कि उसको भी रिवर्स किया जाए। तो इन सारे इकदाम को मिला के, और जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि जो फाइनेंसिंग को मुश्किल किया जा रहा है, इस सारे से मकसद ये है कि वो ऑटो इंडस्ट्री की जो मुझे लगता है सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। या गवर्नमेंट ये चाहती है कि पुरतईश अशिया, जिसको मैं हमेशा बताता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री को पाकिस्तान में एक लग्जरी इंडस्ट्री समझा जाता है, तो उसकी जो स्पेंडिंग है या उस पर जो एक्सपेंडिचर है उसको डिस्करेज किया जाए।
जो मैंने आपको बताया बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका इतलाक तो अभी से आज से हो गया है। बाकी ये जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के जो आज मीटिंग होगी या उसके जो मुहर्रकात सामने आएंगे वो हम आपके साथ फाइनल उसका शेयर करेंगे। बट अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसका मतलब यही है कि इंपोर्टेड गाड़ी को इंपोर्ट करना और महंगा हो जाएगा और अगेन जो ये रिलैक्सेशन दी गई थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी इंपोर्टेड पे वो भी खत्म हो जाएगी। खैर इस खबर से आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड जितनी और इंडस्ट्री हैं जिस तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ट्रैकर इंडस्ट्री है, वो तमाम चीज़ें भी इम्पैक्ट होंगी बिकॉज अभी तक प्राइमरीली हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंश्योरेंस तभी लेते हैं जब वो गाड़ी लीज कराते हैं। इसी से मुझे याद है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि हमने पाक व्हील्स के अंदर तकाफुल और इंश्योरेंस जो है उसको भी इंटीग्रेट कर दिया और एक इंश्योरेंस पेज बना दिया अगर आप गाड़ी के इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। इसमें इस्लामिक और नॉन इस्लामिक यानी कन्वेंशनल और जो है इस्लामिक जो है आपके पास दोनों किस्म की ऑप्शन मौजूद हैं। कई लोगों का इतराज़ था कि ऑप्शंस कम थी तो हम लोगों ने उसमें मजीद ऑप्शन ऐड कर दिए और हमारा जो कैलकुलेटर इंश्योरेंस का वो काफ़ी ज़्यादा आपको कंपनीज़ की ऑप्शन देता है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे इंश्योरेंस सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा अगली खबर जो है अगली खबर क्या है वो पहली खबर के बाद मेरा ख्याल है खुद ही लोगों का किबला दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी और मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सुजुकी जो है उसका तो मुझे समझ नहीं आता, मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं लोगों को बताता हूं कि यार मैं सुजुकी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं और अगेन हमारे पास अगर कोई रिपोर्ट हो या न्यूज़ हो भी तो वो इतनी जल्दी चेंज होती है कि उसके बारे में मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी की बुकिंग के बारे में। जब से गाड़ियों की प्राइसेस कम हुई थी बजट के बाद से गाय बगाए लोगों की इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि जी हमें सुजुकी ऑल्टो बुक नहीं कर रहा, कभी हमें कहते हैं जी सुजुकी जो है कल्टस बुक नहीं कर रहा और ये अभी भी सूरत हाल ये है। सो एक आर्टिकल है वो आपको लिए मैंने लिंक लगा दी है कि कल्टस की बुकिंग जो है वो फिर सस्पेंडेड है, VXR, VXL और VXL EGS की। इसी तरह तमाम गाड़ियों की जो सप्लाई है ना सुजुकी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है परेशानी का शिकार है सुजुकी को। कुछ कंपनी की जो है अगेन कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं जो हम समझ सकते हैं, जैसे ग्लोबल शॉर्टेज है, एयरबैग्स का मसला चल रहा था, फ्रेट का मसला चल रहा था, वेसल नहीं मिल रहे थे, या फिर जो चिप शॉर्टेज है माइक्रोचिप। एक तो वो है, एक वो है जो कंपनी के डीलरशिप के ऊपर जो काली भेड़ें मौजूद है ना, कई मैं हर एक की बात नहीं कर रहा लेकिन कई काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि जानबूझ के कस्टमर को ख़राब करती हैं। एग्जाम्पल ये कि टोयोटा ने पिछले दिनों 1.6 एल्टस विद सनरूफ निकाली, स्पेशल एडिशन निकाला और कोई भी कंपनी जब वो गाड़ी निकालती है तो उसका मकसद होता है वो सेल बढ़ाए। लेकिन मेरे पास अभी तक कोई ऐसा कंज्यूमर नहीं मिला जिसने मुझे बोला कि जी मैं पहले दिन जिस दिन वो गाड़ी अनाउंस हुई और मैं गया और मुझे बुकिंग मिल गई। मल्टीपल जो शिकायतें मौजूद हैं कि जी हम गाड़ी बुक कराने जाते हैं, वो कहते हैं गाड़ी की बुकिंग तो है नहीं, यहाँ से भाग जाएं, जी दिसंबर में आए, अभी तो है नहीं, फरवरी तक बुक है, अप्रैल तक बुक है। तो उसमें काफ़ी ऐसी काली भेड़ें हैं जिनको मेरा ख्याल है कंपनी को ज़रूरत है कि वो उनके ऊपर अपना जो है ना शिकंजा टाइट करे। येस, मैंने लास्ट वीकली में मेंशन किया था कि टोयोटा ने ऑनलाइन एक बुकिंग सिस्टम बना दिया था, बट उसको भी डीलर जो है ना वो अजीब तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और मैं अगेन ये पॉइंट इसलिए रेज़ कर रहा हूँ कि टोयोटा कंपनी में जो भी अगर ये देख रहा है तो उनके लिए एक ये मैसेज है कि वो अपनी जो है ना डीलरशिप्स का अगर एक ऑडिट करके देख लें तो उनको पता लग जाएगा कि डीलर्स क्या कर रहे हैं और किस तरह वो लोगों को कंज्यूमर को एंड कंज्यूमर को तंग करके जो है ना ये कोशिश करते हैं कि वो हाजिर गाड़ी जो है वो ऑन पे ले लें। इसी तरह होंडाई जो है उसकी भी डील बुकिंग जो है उसके बारे में काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन आती रहती है, कभी कोई कहता है खुल गई है, कभी कहता है जी बुकिंग बंद हो गई है। होंडा टूसॉन जब से लॉन्च हुई है मेरा ख्याल है उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी टूसॉन के बारे में थी, उन्होंने मार्केट बड़ा अच्छा किया, प्रोडक्ट मार्केट में बड़ी अच्छी रिसीव हुई, लेकिन दे हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द सप्लाई पार्ट और उसकी जो सप्लाई है काफ़ी लोगों को उससे शिकायत थी। फिर उसकी बुकिंग खुलती है फिर बंद हो जाती है। अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि मेरे सोशल मीडिया हमारे के ऊपर इतने मैसेज आते हैं कि जी होंडा की बुकिंग का बताएं, सोनाटा कब खुलेगी, टूसॉन कब खुलेगी। सो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सोनाटा की बुकिंग बीच में खुली थी और फिर उसमें कई ऐसे डीलर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे, कई ऐसी काली भेड़ें हैं, मेरे पास लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये बात हमें कही है कि जी हमने गाड़ियाँ बुक कराई हैं नवंबर की डिलीवरी और 2-3 लाख रुपए एडवांस ऑन दी है। ये एक नया कल्चर आ गया कि अगर आपने गाड़ी की अर्ली डिलीवरी लेनी है तो आप 2-3 लाख रुपए दें और आपको मिल जाएगी। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हो रहा है और कंपनी को चाहिए कि वो अपने डीलर्स के ऊपर जो ऑडिट है ना उसको स्ट्रिक्ट कर दे और ताकि उसको पता लगता रहे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हु आर ब्रिंगिंग बैड नेम टू द कंपनी। खैर ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है जो पहली न्यूज़ थी उसके बाद अभी ये 1-2 महीने का गेम रह गया है। उसके बाद ये जितने लोग गाड़ियाँ ऑन पे बेचते हैं वो भी, और जितने लोग कंज्यूमर को जो है ना डरा रहे होते हैं कि जी हम गाड़ी 8 महीने बाद देंगे, ये वो तमाम लोग होंगे जो कंज्यूमर के पास चीज़ें लेके पहुंचे होंगे कि जी इस गाड़ी के साथ फ़ोन ले लें, इस गाड़ी के साथ iFind ले लें, इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस ले लें। तो वो वक्त भी आने वाला है। सो अगर आप भी गाड़ी लेना प्लान कर रहे हैं तो वाइजली अपना डिसीजन लें और ऐसे लोगों के हाथ जो कि ब्लैक मार्केट करते हैं, जो कि गाड़ियाँ ऑन पे बेचते हैं, उनसे बचें। बिकॉज ये आप जो आज ले लेंगे गाड़ी ऑन पे, कल को मार्केट जब नीचे आएगी तो आपके ऑन के पैसे टोटल उड़ जाएंगे। बात हो रही थी
ऑटो कंपनीज और ऑटो कंपनीज पे लोगों के एतराज़ की, तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जो भी लोगों का जो है ना जेन्युइन कंसर्न हो मैं उसको सामने लेके आऊँ। वरना मुझे दिन में कई ऐसी हज़ारों ईमेल मिलती हैं, अगर किसी के पहिए की हवा भी कम होती है तो वो कहता है कि जी कंपनी के बारे में एक वीडियो बना दें, कोई अपनी गलती से एक्सीडेंट करता है वो भी कहता है कंपनी के बारे में वीडियो बना दें। लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा ये बात करता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे पास कोई भी केस या कोई भी इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ से आए, किसी यूज़र की तरफ से भी या कंपनी की तरफ से, मैं पहले उसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कर लूँ, उसके मेरिट्स को देख लूँ कि केस के अंदर कितनी जान है और कौन क्या कह रहा है, और उसके बाद मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से आप लोगों के सामने वो इश्यूज़ लेके आता हूँ। अभी मैं एक ये सर्कुलर पढ़ रहा था, एमजी ने एक सर्कुलर इशू किया कि जी वो टॉलरेट नहीं करेंगे जो लोग उनके खिलाफ र्यूमर्स और कैंपेन फैलाएंगे। अब मुझे कई लोगों ने बोला कि जी आपके बारे में लिखा गया है और आपको जो है कहा गया है बिकॉज आप जो है ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं और आप बड़ा जो है ना लोगों के खिलाफ बात करते हैं। सो मैं रिकॉर्ड के ऊपर हूँ, आप आज तक मेरी सारी वीडियोज़ उठा के देख लें, मैंने कभी किसी के ऊपर कोई बेसलेस एलिगेशन नहीं लगाया, मैंने कभी किसी कार कंपनी को माफिया नहीं कहा। मैं हमेशा उन लोगों को माफिया कहता हूँ जो कि सेकेंडरी मार्केट में गाड़ियों को उठा के ब्लैक करते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें पॉजिटिव साइड ऑफ चीज़ें देखनी चाहिए। तो खैर इसमें मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, ना मैं एमजी से ना किसी और कंपनी से डरता हूँ। पॉइंट ये है कि मैंने कभी किसी के ऊपर गलत एलिगेशन नहीं लगाया। मैंने आज तक जितनी रिपोर्टिंग की हमेशा सबूत के साथ की। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज जो मुझे कह रहे थे कि शायद ये मुझे दिया गया और शायद इसके बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा, तो ना ये मैसेज मेरे लिए है, ना ये मुझे एड्रेस कर रहा है, और ना ही इससे मुझे जो है कोई फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो मैं सबूत के साथ करता हूँ, और मैं बिला वजह जिसे कहते हैं ना इधर उधर की सुनी भी नहीं कर देता। मुझे कल कोई बंदा कह रहा था कि जी एमजी वाले जो हैं वो अपना कंटेनर खुद उल्टा देते हैं ताकि डिलीवरीज डिले होती हैं तो उनके पास बहाना हो जाए। तो मैंने उनको भी समझाया कि यार होश के नाखुन लो, दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती जो अपना नुकसान खुद कर सके। वो जो गाड़ियाँ हैं वो लाखों रुपए की गाड़ियाँ जब उलटती हैं उसका जो नुकसान होता है वो कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो गाड़ियाँ भी जिस कस्टमर के लिए जा रही होती हैं वो भी आके शोरूम के शीशे तोड़ता है। तो इस तरह की बेसलेस एलिगेशन जो है वो मार्केट में लोग करते रहते हैं, बट मैं उस पर बिलीव नहीं करता। अपकमिंग गाड़ियों की बात होती रहती है, मैं आपसे बताते रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो जो अभी अगर अगले 3 व्लॉग्स में देख रहा हूँ तीनों किया के बारे में, विच शोज़ के किया जो है बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है मार्केट में, और वो हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ लाते रहते हैं। और अभी जो है सबसे पहले जो न्यूज़ मेरे पास आपको है वो किया स्टॉनिक को लेके है। किया स्टॉनिक जो है पाकिस्तान में उसका लॉन्च जो है वो तकरीबन अब आने वाला है। इट्स एंट्री लेवल क्रॉसओवर या एसयूवी आप कह सकते हैं, और जो प्राइस ब्रैकेट इसकी है वो मेरे ख्याल से ना सिर्फ इसको क्रॉसओवर मार्केट में जो है लेकर आती है, बल्कि कई सेडान जो है उन गाड़ियों को भी ये डिस्टर्ब करेगी। जैसे जब स्पोर्टेज या एमजी और टूसो आई थी तो उन्होंने सिविक जो है और ग्रैंडी का जो एक शेयर उठाया था मार्केट में, और एक जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर था जो कि इस प्राइस पॉइंट पर गाड़ी लेना चाहता था। इसी तरह स्टॉनिक जो है मुझे लगता है वो 35 से 38 लाख के ब्रैकेट में आएगी। सो वो एक तो एक नई कैटेगरी भी बिल्ड हो जाएगी, बिकॉज इस प्राइस के अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर कोई क्रॉसओवर या एसयूवी नहीं मिलती। प्लस वो लोग जो कि होंडा सिटी का टॉप वेरिएंट लेते हैं, कोरोला एल्टिस लेते हैं, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर 3 से 4 मिलियन की कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मेरे ख्याल से एक अच्छी ऑप्शन होगी। ये 1400 सीसी गाड़ी है, इसकी ऑप्शंस के बारे में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो हम नीचे एक लिंक लगा देंगे। पाकिस्तान में ऑलरेडी एक साहब हैं जिन्होंने स्टॉनिक को इंपोर्ट किया था बाहर से, हम लोगों ने उसका एक यूज़र रिव्यू भी आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोगों को पता लग सके कि स्टॉनिक दिखने में कैसी है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आती है। और हमने उस वीडियो में कोशिश की है कि आपको बताएं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में आने वाली स्टॉनिक कैसी होगी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बात हो रही थी लकी ग्रुप की। लकी ग्रुप पाकिस्तान में सिर्फ किया को ओन नहीं करता बल्कि पूजो या पीजो जिसको कहते हैं उसको भी ओन करता है, और पीजो 2008 एक उनका मॉडल है कैटेगरी सी की जो क्रॉसओवर है या एसयूवी जिसको आप बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि उसका लॉन्च भी पाकिस्तान में तकरीबन अभी मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक हो जाएगा, और उसके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग का लिंक मैं लगा दूंगा। सिर्फ यहीं पे न्यूज़ खत्म नहीं होती, इनके 2 और वेरिएंट्स हैं जो कि हमने आपको पहले बताया था कि 2008 इन्होंने पाकिस्तान में इंपोर्ट किए। इससे 2 और वेरिएंट है 3008 एंड 5008 पूजो के, वो भी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि जो पीजो की 3008 एंड 5008 है उसके भी सीबी यूनिट पाकिस्तान में टेस्टिंग के लिए मंगा लिए गए हैं। अगर आप इन गाड़ियों के बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इस लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। दिस मीन्स कि जो पूजो है वो भी लकी ग्रुप के जो एक और ब्रांड है, बेसिकली किया उनके पास एक ब्रांड है, इसी तरह पूजो उनके पास एक ब्रांड है, और किया के अंदर उनके पास डिफरेंट लाइनअप आ रहा है। इसी तरह जो पूजो है उसके अंदर 2008, 3008 और फिर 5008 भी पाकिस्तान की मार्केट में एक्सपेक्टेड है। पाकविल ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं हमेशा अपनी गाड़ी के जो है ना सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ, और मैं अपने दफ्तर में जो हमारे ऑटो स्टोर वाले हैं उनका भी बहुत सर खाता हूँ, और हमेशा उनसे कहता रहता हूँ कि यार मुझे गाड़ी के टायर जब तक साफ़ ना होना तो मुझे गाड़ी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही जैसे आपने बहुत साफ़ सुथरे कपड़े पहने हो लेकिन आपके जूते गंदे हो, और मैं हमेशा अपनी गाड़ी के जो टायर है ना उनको बहुत साफ़ रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने मार्केट में प्रोडक्ट जितने अवेलेबल हैं सबको इस्तेमाल करने की कोशिश भी की और इस्तेमाल की भी है, और उनको करता रहता हूँ। सो आज मेरी टीम ने मुझे एक प्रोडक्ट ला के दिया है, मैं इसको इस्तेमाल खुद भी करूँगा और अगली दफ़ा आपसे बताऊँगा, उसका रिजल्ट भी दिखाऊँगा। सो ये रॉयल ब्लूम का
एक टायर ट्रिम जो है क्लीनर है, जेल है बेसिकली, जिसको आपने टायर के ऊपर अप्लाई करते हैं और उससे टायर जो है उसको शाइनी जो है आउटकम देता है। सो मैं भी ये ट्राई करके देखूंगा, आप भी ट्राई करें। ऑर्डर प्लेस करने के लिए नीचे वो लगे हुए लिंक पे आप कॉल कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं हमेशा हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ और मैंने कोशिश करता हूँ कि जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हों वो आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि उसको हम पॉजिटिवली अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपनी रोड्स के अंदर सेफ्टी को बेहतर बनाएं। मुझे ये लगता है कि हमारे मोटरवेज पे एक बहुत बड़ी क्रिमिनल हरकत ये होती है कि जो गाड़ियाँ जो है ना, या बसें जिनकी लाइटें नहीं जलती। एक तो है वो जो बहुत ज़्यादा लाइटें जला लेते हैं, जिन्होंने पीछे की तरफ भी लाइटें ऑन की होती हैं बसों में, मतलब वो मेरे जैसा बंदा जिसकी नज़र कमज़ोर है उसको तो बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आता। एक वो है, और एक इनसे ज़्यादा खतरनाक वो है कि आप हाई स्पीड पे जा रहे हो मोटरवे पे और आगे एक गाड़ी जा रही होती है अंधेरे में जिसकी कोई लाइट नहीं जल रही होती। ये ज़्यादातर वो गाड़ियाँ जो कि पुराने मॉडल्स की होती हैं, या बल्कि टू माई सरप्राइज मैंने देखा इस दफ़ा कि नए मॉडल की जो है सिविक करोला, उनकी भी लोगों की लाइटें ऑफ थी। तो आप अपनी गाड़ियों की जो लाइटें हैं ना, वो हाईवे पर जाने से पहले लाजमी चेक कर लें। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो एटलीस्ट उस पर रिफ्लेक्टर लगा लें ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे यहाँ पे ना लोग अक्सर उल्टा चल रहे होते हैं। जब सिग्नल ग्रीन होता है तो लोग रुके होते हैं, लाल होता है तो चल पड़ते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर जब सिग्नल लाल हो जाता है तो पहले तो जो आगे हैं वो रुकने को तैयार नहीं होते, उन्होंने बदला लेना होता है अगले वालों से कि जी हमने किसी चीज़ का बदला लेना है। आपको बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो सामने से ट्रैफिक आ रही है उसका और आपका कोई कंपटीशन नहीं है। ये सिग्नल जो है ये सबके लिए एक बराबर है और इसका मकसद ये है कि एक नज़्मो ज़ब्त से तमाम लोग चलें। तमाम लोग आ जाएंगे तो यहाँ एक्सीडेंट होगा या ट्रैफिक ब्लॉक होगी, फ़ायदा कोई नहीं होगा। सो होता ये है कि लोग अपने मोबाइल में लगे होते हैं, सिग्नल खुल जाता है, पीछे वाला हॉर्न देता है, फिर वो थोड़ी देर से चलाते हैं। जब वो देर से चलाते हैं तो जो उनके पीछे आता है, जब उसकी बारी आती है सिग्नल बंद होता है, वो कहता है ऐसी की तैसी अब तो मैं जाऊँगा। सो इससे होता ये है कि एज ए सोसाइटी हम लोग अक्सर देखते हैं कि सिग्नल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल वाले अगर हजरात आ रहे हैं और अगर आप अपना सिग्नल तोड़ रहे हैं तो उसकी जो जान पे आपने अपना जो फैसला लेना है, किसी दूसरे की ज़िंदगी या किसी की ज़िंदगी का चुराग गुल करने का जो राइट है वो आपको किसी ने नहीं दिया। सो कोशिश ये करें कि एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने। सिग्नल देखें, अगर सिग्नल एक दफ़ा बंद हो जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम आप 10 मिनट 20 दिन 30 मिनट लेट पहुंचेंगे। लेकिन ये सोचें कि आप किसी से किसी के प्यारे की ज़िंदगी छीन रहे हैं, किसी एक ख़ानदान को तबाह कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इसकी आप जितनी मजम्मत करें कम है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस बात के ऊपर जो है ना बार बार याद दहानी कराता रहूँ कि सिग्नल जो है ना वो मेरी और आपकी सेफ्टी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना रोड डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीकली आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।